हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट्स को। एंड आई होप आपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देख लिया होगा, जो कि आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो एज यूजुअल हम आ गए हैं आपके पास केमिकल काइनेटिक्स का PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एजेंडा ही यही है कि आज हमने जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले थे उनको डिस्कस करना। सो टुडेज कोट इज फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। देखो, अभी तक आप फील कर रहे होगे कि हमारा तो यार सिलेबस ही नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा साल खराब कर दिया, लेकिन सिलेबस अब कैसे करें। लेकिन अगर आप अब ध्यान स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हो, हमारे साथ मूव कर रहे हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, तो आपको फील हो रहा होगा कि हाँ भाई, अब मैं थोड़ा पीछे नहीं हूँ, थोड़ा सा तो आगे बढ़ो, राइट। तो फेलियर को ये मत समझो कि सक्सेस का ऑपोजिट है, ये उसका पार्ट है। जब तक आप फेलियर नहीं फेस करोगे ना, तब तक आपको सक्सेस का मजा भी नहीं आएगा, राइट। तो सक्सेस का मजा, सक्सेस का फ्लेवर लेने के लिए ना आपको फेलियर भी फेल करना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, राइट। सो आज हम शुरू करेंगे अपना केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे MCQ से, ठीक है। तो MCQ, पहला जो MCQ था वो था द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करी थी, है ना, जो कि होता है जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, ए कोई रिएक्टेंट A और B है, उनकी जो कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है उनको प्लस करके जो वैल्यू निकली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हमारे पास आता है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो इनमें से कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उसका यूनिट और रेट कांस्टेंट दोनों ही इक्वल होते हैं, मतलब दोनों ही सेम होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे सिंपल वही था, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, यूनिट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट रिएक्शन गिवन बिलो। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन मेरे को दी हुई है, ठीक है, इस रिएक्शन में इनमें से कौन सी रेट रिएक्शन सही है। रेट रिएक्शन हमने लिखना सीखा था कि रेट ऑफ द रिएक्टेंट हर एक का इंडिविजुअली लिखते हैं, है ना, इक्वल टू डाल के लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड है तो उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं, अगर प्रोडक्ट साइड है तो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। रिएक्टेंट को नेगेटिव से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन होती है कम। प्रोडक्ट को क्यों पॉजिटिव से डिनोट करते, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट वाली साइड को प्लस से लिखते हैं और रिएक्टेंट वाली साइड को माइनस से लिखते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो ही गया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये रिएक्शन आपको लिखी हुई है, ये सारा प्रोडक्ट है, ये सारा रिएक्टेंट है। तो इसमें से कौन सी रेट रिएक्शन सही है। अब आप ध्यान से देखो तो हमारे पास कितने सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, और हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल है तो कुछ नहीं लगाते, अगर अवेलेबल है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाके डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर मेरे को 5 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया। अब मेरे को सबसे पहले ये देखो रिएक्शन किसके बीच में, जो मेरे को ये कंटेंट दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड का है, प्रोडक्ट वाली साइड से उसको कुछ लेना देना नहीं। तो हमारे पास दोनों टर्म 5 और 6 दोनों आनी चाहिए, राइट। अब आप देखो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल ही सबसे पहले कैंसिल, क्योंकि इसमें सिंगल 5 है, इसमें सिंगल 6 है, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब रह गए सेकेंड और थर्ड, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक में 6/5 है, एक में 5/6 है। अब इसको देखो कैसे देखेंगे, बी आर के साथ क्या है, 5 है, तो ऑब्वियसली बी आर के सामने कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर से 5 उठ के यहां जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है न्यूमरेटर में 5 जाएगा। तो मेरे को थर्ड अपना राइट आंसर पहले ही दिख रहा है कि भाई डिनोमिनेटर से यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा तो मेरा 5 ऊपर को दिखेगा, नीचे नहीं, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल्टा बी आर नेगेटिव डिवाइडेड बाय 5 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डिवाइडेड बाय 6 डेल्टा टी। बन गई वो इक्वेशन। तो कहने के मतलब क्या है, 5/6।
अच्छा एक और चीज, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, यहाँ माइनस नहीं लगाया, देखो दोनों रिएक्टेंट साइड है तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, राइट, तो इसलिए सिर्फ 5/6 पॉजिटिव फॉर्म में रह गया। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस P एंड Q इज गिवन बाय रेट दिस। मेरे को एक रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, कोई रिएक्टेंट मेरा P है और कोई रिएक्टेंट मेरा Q है, उनके एक्सपोनेंशियल टर्म्स दे दिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है, A एंड B दे दिए। ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ P को मैंने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, एंड रिड्यूसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ Q टू 1/2, ठीक है, क्या करा मैंने, जो कंसेंट्रेशन है Q की उसको कर दी आधी। द रेशियो ऑफ द न्यू रेट ऑफ द रेट ऑफ द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, ठीक है, पहले मेरे पास क्या था रेट P अल्फा प्लस B, ठीक है, पहले मेरे पास क्या आ रहा था अल्फा प्लस B। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज होगी डबल, एक चीज होगी हाफ, एक चीज होगी डबल, एक चीज होगी हाफ, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं नीचे वाली टर्म 2B हो गया, 2 की पावर B हो गया, और एक्सपोनेंशियल को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव साइन आ जाता है। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है जो कि हम क्लास 8th में सीख चुके हैं, राइट। अगर मैं डिनोमिनेटर से कोई एक्सपोनेंशियल टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर A माइनस B, राइट, क्योंकि B की वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो नेगेटिव है, A पॉजिटिव है क्योंकि वो डबल हुआ है। क्लियर, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर A माइनस B। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे इन द एसिडिक मीडियम द रेट रिएक्शन बिटवीन BrO3 नेगेटिव एंड Br नेगेटिव आयंस इज गिवन एज, ठीक है, उससे बोला एक एसिडिक मीडियम में मेरी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रेट मेरे को कुछ इस फॉर्म में दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द रिएक्टेंट्स एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, तो कोई भी एक वैल्यू लेके भी मैं उधर पुट कर सकती हूँ, ठीक है। कंफ्यूज यहाँ पर इसलिए हुए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने रेट ना लिख के मैंने क्या लिख दिया माइनस DBrO3 की, मतलब रिएक्टेंट वाले की, ठीक है, जो मेरे पास कंसंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय dt लिख दिया, ठीक है। अरे बाबा, रेट इज इक्वल टू द रिएक्टेंट एज वेल एज इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट, तो मैं कोई भी टर्म भी तो लिख सकती हूँ, बात तो रेट की ही है, तो रेट गिवन है इज इक्वल टू K BrO3 नेगेटिव Br नेगेटिव H प्लस की का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, सारा रिएक्टेंट वाला साइड एक साथ लिख दिया। इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू क्या है, द चेंज इन pH ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी यहाँ पे pH में डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में हुआ है तो भाई pH में तो डिफरेंस आएगा, एंड हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन को यूज किया, हाइड्रोजन आयंस को यूज किया, तो pH में तो डिफरेंस आना चाहिए। फिर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 2s-1, दैट इज सेकंड इनवर्स, राइट, तो ट्वाइस ऑफ सेकंड इनवर्स। द रिएक्शन रेट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ 4+ आयंस, राइट, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों तो गलत है ना। रेट ऑफ द कांस्टेंट शुड बी 2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टर्म्स भी ले तो अगर मान लो ये 2 है और ये तो 1 है ही है, 2 + 1 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया, 2 + 1 3 के वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया, तो सेकेंड इनवर्स किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हालांकि यहाँ पे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। फिर pH, उसने बोला pH विल नॉट इफेक्ट, pH तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, pH में तो चेंज आएगा, चाहे वो स्लाइट चेंज आए लेकिन आएगा जरूर, ठीक है, आयन से, क्योंकि मेटल में कन्वर्ट होएगा ही। फिर उसके बाद द रिएक्शन रेट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे H+ के आगे लगा दूं 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, राइट, तो यहां पर मेरा थर्ड जो है वो राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन A + 2B गिव्स C। ओके, कोई भी रिएक्शन दे दिया कि कोई रिएक्टेंट A है, कोई रिएक्टेंट B है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे दिया B का 2 है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है C, इज फाउंड टू बी रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन कितने हल्के से ट्रिक के साथ आ रहे हैं,
राइट। एमसीक्यूज ऑलमोस्ट जितने भी है ना, वहां पर आप देखो, नोटिस करो, कंसंट्रेशन को कभी डबल कर दिया, कभी हाफ कर दिया, कभी 1/3 कर दिया, कभी थ्राइस कर दिया, राइट। तो इस टाइप के एमसीक्यूज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखो डायरेक्ट एमसीक्यूज आना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं। इस साल आपको ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, आपको खुद ही पता है बहुत ज्यादा रिड्यूस है। तो रिड्यूस में से वो आपको ये तो है नहीं कि पका पकाया सामान दे देंगे, है ना, पकी पकाई खीर दे देंगे कि लो भाई खा लो और फुल मार्क्स ले लो केमिस्ट्री में, ऐसा भी नहीं होने वाला, ठीक है। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड कर देंगे कि समझ में ही नहीं आए कहाँ से हो गया और लगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इतना भी नहीं। लेवल आपका मॉडरेट से हाई के बीच में ही रहने वाला है। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि पकी पकाई खीर आपको मिलेगी, आपको कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको अपना थोड़ा सा दिमाग को खोल के काम करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे डबल हो रही है तो क्या होगा। इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको यूं ही चुटकी बजा के अच्छा डबल हो रहा है तो ऐसे होएगा, राइट। तो मेरे कहने की बात ये है कि मॉडरेट टू हाई आपका लेवल रहने वाला है, तो प्रिपरेशन भी वो ही चीज सोच के करना। ये मत सोचना कि मेरे को तो बिल्कुल पक्की पकाई खीर मिलेगी, इतना इजी पेपर आएगा, ठीक है। हाँ आपके लिए इजी होएगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपको इजी लगे। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है भाई कि पेपर मेरा मॉडरेट टू हाई आने वाला है, ठीक है, पेपर मॉडरेट टू हाई आने वाला है, तो मेरे को अपनी प्रेपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है, राइट। सो तो बैक टू द क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल। जो बी है मेरा उसको डबल कर दिया, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट। उसे बोला ए को नहीं मैंने छेड़ा, बी को मैंने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो भी डबल हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। हाउ, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी कंसंट्रेशन अगर मेरी डबल होगी तो रेट कांस्टेंट भी कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, बेसिकली वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ द रिएक्शन। एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितनी देर में वो चला, कितने समय में। मान लो कि मैंने बोला 1 मिनट में एक कार कितनी ट्रैवल करी, राइट, 100 मीटर ट्रैवल करी 1 मिनट में फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक तरीके से। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट की ही बात की जा रही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, कि कितने समय में उसने कितनी कंसंट्रेशन करी, कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया। सो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब रेट ही था, ठीक है, बिकॉज रेट इज एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय टाइम। रेट को तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आती है। तो रेट भी क्या है ना, कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट है, राइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब रेट ही है। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट इक्वल है यहाँ पर फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है वो मेरी वैल्यू होती है। आगे चलेंगे, द रिएक्शन 2N2O5 जो है वो ब्रेक डाउन होके N2O 4 N2O के मॉलिक्यूल्स दे रहा है प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, बायोमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, बायोमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर है, ये यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर है। तो खुद बताओ भाई, यहाँ पे देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर ऑब्वियस ही बात है, बायोमोलिकुलर तो दिख रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता लगेगा, रिएक्टेंट एक ही है, रिएक्टेंट एक ही है, तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू द रिएक्टेंट N2O5। और अगर कोई पावर नहीं होती है तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, राइट। तो यहाँ पे बायोमोलिकुलर तो है ही है, वो तो देखने में ही लग रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट सिर्फ एक ही। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बायोमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मुझे रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिख रहा है
और जब मेरे पास रेट जो होता है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मेरे को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन चारों में से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे कौन सा गलत आंसर है, राइट तो देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल टर्म, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये फ्रैक्शंस में हो सकती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो होती हैं वो हमारी फ्रैक्शन में गिवन हो सकती है। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, इसलिए उन जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है उनका सम ही तो ऑर्डर होता है ना, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल ही कैलकुलेट की जाती है। So the order of reaction is always equal to the sum of stoichiometric coefficients of the reactant in the balanced chemical equation for the reaction। तो आपको आंसर दिख गया है, थर्ड इसका राइट आंसर है क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो थर्ड जो है वो नॉट करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती है। अब याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसकी जो होती है रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है टी हाफ, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो होती है हमारे पास वो डिपेंड करती है हमारी रिएक्टेंट के ऊपर, राइट तो आपको आंसर ऑब्वियसली बात है दिख ही रहा होगा कि हमारा आंसर है फोर्थ, आर नोट डिवाइडेड बाय 2k के बराबर होते हैं, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट कांस्टेंट। तो ये होती है टी हाफ की वैल्यू फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके नाउ एज यूजुअल असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। आपको पता है ये ऑप्शंस क्या होते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन आपका यही होता है कि एक आपको असर्शन दिया होगा, एक स्टेटमेंट दी होगी और उसके बेस पे एक रीजन दिया होगा। ठीक है, मतलब दोनों एक तरीके से स्टेटमेंट है, अगर दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक करते हैं तो फर्स्ट दोनों ही करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो इंटरलिंक नहीं कर रहा असर्शन के, तो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, उसमें से अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, बिल्कुल ही स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है तो थर्ड, एंड अगर असर्शन रॉन्ग है, रीजन राइट है तो फोर्थ। ये आपको अभी तक आई थिंक प्रीवियस 2 PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये चीज, राइट तो यही हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले साल की ही बात है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया था ऑब्जेक्टिव पार्ट में और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि इन्हें करते कैसे, राइट तो ये मेथड होते हैं, इसलिए ही मैं इनके बेस पे 5-6 क्वेश्चन लेकर आती हूँ सो दैट आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। चलो फिर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले असर्शन है डेल्टा आर, मतलब कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, is multiplied with -1 to make the rate of the reaction is positive quantity। So उन्होंने बोला कि जब रिएक्टेंट के हम रेट लिखते हैं -del(r/dt) लिखते हैं तो उसमें हम -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि रिएक्टेंट वाला साइड भी पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ये चीज बता दी थी। फिर रीजन डेल्टा आर इज ए नेगेटिव क्वांटिटी इन द एक्सप्रेशन रेट डिसअपियरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। रीजन भी बिल्कुल सही है कि कंसंट्रेशन कम होती है तो जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कम होने की वजह से ये नेगेटिव साइन आता है, राइट तो ऑब्वियस ही बात है इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो असर्शन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, ठीक है और रीजन जो है वो लिंक भी कर रहा है असर्शन के, वो बिल्कुल उसको बोल रहा है कि हाँ भाई डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि रेट ऑफ जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो कम हो जाता है, कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाती है जिस वजह से नेगेटिव साइन आ जाता है और -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट दैट इज असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन का ही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट असर्शन की स्टेटमेंट से ही लिंक करती है। नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दीज अकर अंडर स्पेशल कंडीशंस, राइट कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती है ये अनकॉमन होती है। देखो
ऐसा तो है नहीं कि रेट जो है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, है ना, या रिएक्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए। वो तो शी वाला केस है, वो अलग ही है, ठीक है, कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल वैल्यू 0 आती है, वो अलग ही केस है। लेकिन बाकियों की ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ कुछ वैल्यू आती है। बहुत कम रिएक्शंस होती हैं जो कि सिंगल रिएक्टेंट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं 2 में, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो बिल्कुल सही बात है ये, और स्पेशल कंडीशंस में ही होती है। नाउ रीजन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि HI की मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जब हम रिएक्शन करते हैं गोल्ड के सरफेस पे, ये नहीं कि गोल्ड का कोई मम्मी का सेटर रख दिया और उसके ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होता। गोल्ड की एक पतली सी शीट ले ली जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल आती है उस टाइप की, उसके सरफेस के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखो कि इसका कोई इसके साथ लिंक नहीं बन रहा, वो बोल रहे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन अनकॉमन होती है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं HI की जब हम करते हैं रिएक्शन तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। बात, दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन जो है असर्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड आंसर आएगा यहाँ पे कि असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन लिंक नहीं करता असर्शन के साथ। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम, पहले ही आंसर दिख गया कि असर्शन मेरा गलत है। कभी भी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर जो होती है वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के सम के बराबर होती है, हालांकि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हर एक स्टेप डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग होती है, राइट। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमें बताती है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना उनके सम के बराबर होती है, हालांकि जो ऑर्डर होती है वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के सम के बराबर होती है। तो पहले दिख रहा है मेरे पास कि असर्शन गलत है और रीजन क्या होगा, वो सही होगा, क्योंकि ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्यूलरिटी इज डिटरमाइंड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन यहाँ पे गलत है। नाउ, hydrolysis of ethyl acetate in the presence of acid in a reaction of first order in the presence of alkali, the reaction is second order. Okay, तो उसने बोला जब इथाइल एसिटेट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो रिएक्शन मेरा फर्स्ट ऑर्डर आता है, लेकिन जब मैं एल्कली के प्रेजेंस में करती हूँ तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आता है, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। देन acid acts as catalyst only whereas alkali act as one of the reactant। क्यों होता है? एसिड जब होता है, जब हम इथाइल एसिटेट, एक एसिड है, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो एसिड एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म करेगा, एज अ रिएक्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट तो मेरा वही हो गया, सिर्फ H2O, हाइड्रोलिसिस हो रही है H2O हो गया, एक ही चीज पे डिपेंडेंस आ गया। लेकिन जब मैं एल्कली के प्रेजेंट में करूंगी, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, कुछ इन टाइप के रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन करूंगी तो वो एज अ रिएक्टेंट परफॉर्म करेंगे, एज अ कैटलिस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन भी बिल्कुल सही है इस चीज का कि क्यों होता है वो फर्स्ट ऑर्डर, क्यों होता है वो सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि एसिड कैटलिस्ट होता है, ठीक है, लेकिन एल्कली के केस में जो होता है वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर आता है क्योंकि एल्कली एज अ रिएक्टेंट होता है। तो रीजन और असर्शन दोनों ही सही बातें, और रीजन जो है करेक्टली लिंक करता है असर्शन के साथ। नेक्स्ट करते हैं, द टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो टी हाफ है दैट इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन है, जो कि 0 ऑर्डर के लिए होती है वो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो टी हाफ होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है R0 डिवाइडेड बाय 2K, राइट। तो R0 के ऊपर डिपेंड करता है। रीजन क्या है, द टी हाफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज दिस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी फर्स्ट आंसर ही हुआ। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, उसने दे दिया कि फॉर्मूला ये है मेरे पास, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर फॉर्मूला ये है तो टी हाफ आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रीजन और असर्शन दोनों अपनी जगह सही है, और रीजन जो है वो करेक्टली लिंक कर रहा है असर्शन के साथ, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो आपको हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। अब हम चलते हैं अपने थोड़े लेंथी क्वेश्चंस पे, जो बिल्कुल ही क्वेश्चन आंसर वाले टाइप्स क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा इस चैप्टर के लिए थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम था, है ना। थ्योरी के आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस थे कि रेट कांस्टेंट का
फॉर्मूला आई थिंक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन और हाफ लाइफ की डेफिनेशन पूछी गई थी, है ना, 2015 का क्वेश्चन है वो। तो आप देख रहे हो इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम है। हालांकि हमने प्रीवियस भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वाले चैप्टर्स किए हैं, लेकिन उसमें थ्योरी भी आई हुई थी। सॉल्यूशन में जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, इन सब की डेफिनेशंस पूछी गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2-3 डेफिनेशन ये, बाकी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए। तो अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो इस चैप्टर में से आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल तो देखने को मिलेंगे, एक 2 मार्कर में और एक 3 मार्कर में। ये भी हो सकता है एक 5 मार्क का क्वेश्चन बना दे कि एक 2 मार्क का क्वेश्चन दे दे और एक 3 मार्क का। क्लियर हो गया ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड, और ऐसा भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन अगर उन्होंने बनाना होगा तो वो असर्शन बेस्ड या एमसीक्यू में बना देंगे। तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन पे अच्छे से ध्यान रखना। चलो फिर आगे करते हैं। फॉर रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट। ओके, कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्टेंट A है और कोई रिएक्टेंट B है, वो दोनों मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है P। द रेट इज गिवन बाय रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, A की जो कंसेंट्रेशन है उसका स्क्वायर एंड B की जो कंसेंट्रेशन है। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द A इज डबल। उससे बोला अगर A की कंसेंट्रेशन को मैं डबल कर दूं तो कैसे मेरी पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा गया और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे लेंथी फॉर्म में भी आ गया। तो आपको दोनों फॉर्म में इस टाइप का एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, डबल, ट्रिपल, हाफ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो रेट 1, अगर मैं रेट 1 की बात करूं पहले नॉर्मल कंडीशन पे, तो क्या था, K इज इक्वल्स टू A की कंसेंट्रेशन स्क्वायर और B। ठीक है, फिर उससे बोला जब हमने हमारे पास एक कंडीशन दे दी कि जो A की वैल्यू है उसको डबल कर दिया, तो 2 × A हो गया, तो 2A का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मेरे पास रेट 2 की वैल्यू क्या आएगी 4 टाइम्स ऑफ रेट 1। तो यहाँ पे जो मेरे पास कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो होगा कि वो रेट 1 मतलब पहले जो इनिशियल रेट था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा रेट 2। क्लियर? आगे चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, ये 2015 में आए हुए और उससे पहले भी आए हुए हैं, अलग अलग करके आए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है, जब एक रिएक्शन की आधी जिंदगी हो जाए। कहने का मतलब क्या है, एक पूरी रिएक्शन हो रही है उसका हाफ टाइम जो होगा, हाफ जब उसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इसमें आपको देखो पूरी, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको दोनों फॉर्मूला मेंशन करने, 0 ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। ठीक है, और अगर 1 मार्कर में आ जाए तो स्टेटमेंट लिख देना बस। ठीक है, उतना काफी है। लेकिन अगर 2 मार्कर में आ रहा है तो टी हाफ और की वैल्यू 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेंशन कर देना, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। क्लियर? नाउ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेट जो होता है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और वहां पे कांस्टेंट के लगाते हैं जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन में आ रहा है तो आप इतना भी लिख दोगे, बिल्कुल क्लियर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है पेपर में, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है और थोड़ा सा आप ये हो सकता है कि फॉर्मूला वहां पे लिख दो। ठीक है, अगर आपको लगे कि 3 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप वहां पे पूरी डेरिवेशन भी करके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना ये डेरिवेटिव चैप्टर है। आपने देखा 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने डेरिवेशन की है और डेरिवेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, टी हाफ ऑफ द आई थिंक हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई हुई है। तो अगर अब आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको 2 मार्कर है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दो, 1 मार्कर है तो एक डेफिनेशन लिख दो, 3 मार्कर है तो अगर डेरिवेशन उस टॉपिक के अकॉर्डिंग है तो वो कर दो, ग्राफ है तो वो लिख दो। कहने का मतलब है उसको थोड़ा थोड़ा सा इलैबोरेट करते जाओ, है ना। 2 मार्कर है तो 3 to 4 लाइन्स में आंसर हो जाए, 3 मार्कर है तो 5 to 6 लाइन्स में आंसर हो जाए, कुछ इस हिसाब से। और ये भी नहीं कि बिल्कुल खुला खुला करके लिख रहे हो, एक लाइन में आपके 4 या 5 अल्फाबेट्स आ रहे हैं। एग्जामिनर पागल नहीं है, एग्जामिनर में थोड़ा सा दिमाग है कि आप इतना खुला खुला करके लिख रहे हो कि उनको लगेगा सिर्फ इलैबोरेट किया हुआ है।
ठीक है, ऐसा भी नहीं करना, नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखना है, कटिंग ना हो, एक फ्लो में आंसर लिखा हो, साफ सुथरा काम हो, उनको इतना भी चलेगा, राइट। तो ओवर राइटिंग मत करना पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी, अगेन एक और क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग आ गया कि A प्लस बी मिलकर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, रेट लॉ क्या होगा, द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू, अब A की जो कंसेंट्रेशन है वो हाफ है और B की कंसेंट्रेशन स्क्वायर है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बहुत सिंपल सी बात है, x की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू 2 है, तो ऑर्डर क्या होता है x प्लस वाई डेट इज हाफ प्लस 2, और अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा 5/2 डेट इज फ्रैक्शनल टर्म, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शनल जो होती है वो फ्रैक्शनल टर्म होती है, ये हमें बिल्कुल पता है। Show that for a first order reaction the time required for half life to the change in independent is of initial concentration। अब देखो यहाँ पर उन्होंने कैसे पूछ ली डेरिवेशन, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला डायरेक्टली कि डिराइव करके दिखाओ टी हाफ फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे नहीं बोला, उसने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका जो टी हाफ की वैल्यू होती है, मतलब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करती, इसका मतलब पूरी डेरिवेशन कर दो, ठीक है। अब ये जो था ना डेरिवेशन, ये आई थी 2 मार्कर में, तो 2 मार्कर में होएगा तो आप ऐसे लिखोगे, नॉर्मल आपने करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये शो करने दें कि माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, आफ्टर टेकिंग द लोगैरिथम हमारे पास क्या आ जाते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर उसके बाद आपने ये स्टार्ट करना है कि हमारे पास यहाँ पर कि जो T है वो T हाफ हो गया और R जो हो गया वो इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो गया, है ना, तो ये मेंशन करोगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऊपर लेके जाओगे तो पूरा सॉल्व करके आपके पास 0.693 आ जाएगा। इस चीज को बॉक्स में लिखोगे और लिख दोगे कि दिस हेंस प्रूव दैट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब जो ये डेरिवेशन है ये है 2 मार्कर के लिए, ठीक है, इनकी जो डेरिवेशन है वो है 2 मार्कर के लिए। अगर मान लो ये ही क्वेश्चन आ जाता 3 मार्कर में या आपको 5 मार्कर में ऐसे बोल दिया जाता कि ये डेरिवेशन है 4 मार्क की, 1 नंबर का कुछ ऑर्डर वगैरह का रिएक्शन दे दिया जाता, राइट, समझ लो बात को, तो आप कैसे करते, पूरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो पूरी डेरिवेशन हमने करी थी, लॉग लेके एंटी लॉग लेके सब कुछ जो पूरी डेरिवेशन की थी पहले वो करोगे, फिर वहां से ये जो छोटी सी 3 लाइनों में है हमारे पास वो करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 मार्कर के लिए ये है, लेकिन अगर 3 या 4 मार्कर हो जाए तो पूरी लेंथी डेरिवेशन है, क्लियर। आगे आएगा, फॉर द केमिकल रिएक्शन आर टू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, द वेरिएशन इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन एज, ठीक है, ये मेरे को एक ग्राफ दिया हुआ है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम का, और मेरे को ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ देख के मेरे को लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता लग गया होगा कि ये ग्राफ कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का है, क्योंकि वहां पर हमारे पास आती है नेगेटिव स्लोप, राइट, क्योंकि हमने जो उसके बारे में बात की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसमें हम नेगेटिव स्लोप नहीं लेते, नेगेटिव को पॉजिटिव स्लोप ले लेते। What is the slope of the curve? स्लोप क्या है, स्लोप क्या देती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देती है। अब ये क्या है, नेगेटिव है, तो -k की वैल्यू देगी। अब आप देखो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है और कैसे आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। उसे बोला रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब आप सोचोगे इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं दी, अरे बुद्धू लोगों, यहाँ पे है तो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो तो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू मुझे गिवन है वो एग्जैक्टली पुट कर देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, पॉइंट्स ये वाली जो 10 की पावर -14 वाली टर्म है इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल ऊपर जाएगा, माइनस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.126 इंटू 10 की पावर 14
और आप क्या करोगे 1.26 कर दोगे 10 की पावर 30 सेकेंड आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड इनवर्स क्यों नहीं आया, टाइम निकाल रहे हैं, राइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल रहे, टाइम निकाल रहे, तो टाइम के लिए सेकेंड आया। नेक्स्ट, for the reaction 2 into N2O5 gives 4 NO2 plus O2. The rate formation of 2 NO2 is 2.8 into 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेट दिया हुआ है जो मेरे पास प्रोडक्ट का है वो, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। N2O5 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल रिएक्शन को लेके चलूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ प्रोडक्ट प्लस इक्वल टू O2 dt। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 था तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे मुझे इसका रेट दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है। मुझे किसका निकालना है, हाफ ऑफ N2O5 का। अगर मैं ये दोनों टर्म्स लेके चलूँ, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, तो एक दूसरे के बराबर पुट करके ये हाफ है, इस रिएक्शन का भी हाफ कर देंगे। दैट कम्स आउट टू बी 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। हाफ क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ये वाली टर्म जो है, जो रिएक्टेंट वाला साइड है और जो प्रोडक्ट वाला साइड होता है वो बराबर होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 2.8 है और इसकी वैल्यू हाफ थी तो इसकी वैल्यू को मैं हाफ कर दूंगी तो वही रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और वो ही हाफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट भी बन जाएगा। क्लियर? सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पे उसने हाफ लाइफ नहीं बोला, उसने बोला 50%, मतलब आधी रिएक्शन हो गई है। अगर मेरे पास 100 ग्राम पूरा कंपाउंड था, रिएक्टेंट था, तो उसका 50% हो गया, 50 पे आ गया वो। कितने टाइम में, 23.1 मिनट में। उसको कितना टाइम लगेगा 75% कंप्लीशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये 3 या 4 मार्क में आया हुआ था, ठीक है। तो अगर देखो वेटेज ज्यादा ले रहा है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, है ना, हर एक जगह फॉर्मूला यूज करके कोशिश करेंगे। अगर हाँ होता कि 1 या 2 मार्कर में होता तो हम इसको जनरली यूनिटरी मेथड से भी कर देते, बेसिक मैथमेटिक्स से भी कर देते, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 3 और 4 मार्कर आया, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। क्लियर? तो देखते कैसे होगा। 50% कंप्लीशन हो गया है, पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 थी, तो अब क्या हो गई है, फाइनल कंसेंट्रेशन 50 हो गया। फॉर्मूला होता है K = 2.303 डिवाइडेड बाय T log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। तो इनिशियल अगर मेरे पास 100 थी तो फाइनल हो गया 50, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। इसको मैंने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर 75% ऑफ कंप्लीशन, मतलब 75%, 100 का 75% क्या होता है, 25, राइट। 100 का 75% क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो मेरे पास फाइनल कंसेंट्रेशन है वो 25 हो गई, तो क्या आ जाएगा, log 4। और मुझे पता है log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, राइट, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 आगे आ जाएगा, log 2 बन जाएगा। अब क्या करनी है, मेरे को फाइनल टाइम निकालना है। इनिशियल टाइम अगर 23.1 है, इनिशियल टाइम जो है यहाँ पर ये वाला वो 23.1 है, तो फाइनल ये T2 निकालना है। तो दोनों इक्वेशंस को कर देंगे डिवाइड, 2.303 डिवाइडेड बाय 23.1 log 2, नीचे आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय T 2 log 2, राइट, ये आ गया। इन दोनों टर्म्स को log 2 से log 2 कैंसिल, 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23.1 को का डबल कर देंगे, राइट, क्योंकि टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर डबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 46.2 मिनट्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत इजी था, 3 या 4 मार्कर के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो भी बहुत इजी है, और अगर 1 और 2 मार्कर में आ रहा है तो आप यूनिटरी मेथड से भी करके दिखा सकते हो।
अगर देखो आपके पास टाइम की कमी है, अगर आपको लगे यार लास्ट के 5 मिनट पड़े हैं और ये क्वेश्चन पड़ा है, तो आप यूनिटरी मेथड से कराना। लेकिन अगर पास अच्छा खासा टाइम है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करके आना, तो नंबर भी फुल मिलेंगे। यूनिटरी मेथड से करोगे तो ऑब्वियस ही बात है 50% नंबर वहीं गए, उसके बाद अगर छोटी मोटी गलती कर दी फिर और गए। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि टाइम देख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, और स्पेशली अगर लेंथी क्वेश्चन है तो इसी फॉर्म में करना, यूनिटरी से फिर उसको नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास हमने जितने भी इस चैप्टर के बेस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो कर लिए। ठीक है, आप देख सकते हो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कैसे इंपॉर्टेंट है, डबल हो जाए कंसंट्रेशन, ट्रिपल हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है, रेट में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे, कितने टाइम से इंक्रीज होएगा, कितने टाइम से डिक्रीज होएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा क्या इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास जो ये रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या ग्राफ होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या ग्राफ होते हैं। वो क्वेश्चन आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपको 4 ग्राफ दे देंगे, बोल देंगे इनमें से बताओ कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है। क्लियर? तो ऑर्डर ग्राफ पे फोकस रखना, ठीक है, ये डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चंस पे फोकस रखना, और ये जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उस पे फोकस रखना। ठीक है, डेरिवेशन ऑब्वियस सी बात है वो करनी ही है। तो ये ही चीजें हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेगी इस चैप्टर का। ये टाइम चार्ट आपको मिल ही गया है, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा, आपको पता ही। सो स्टूडेंट्स, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्योंकि यहाँ हमने 3rd चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी, डेट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, और फिर उसके PYQ करेंगे। ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, बिल्कुल जोश के साथ सारा काम करते रहो, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात हो जाएगी, राइट? सो टेक केयर, बाय, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।